जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक अगेन इन माय बंकर विद अ गेस्ट। आज मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो कि मेरे सीनियर भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, हम लोग कोलीग्स भी रहे। अब भी हम एक दूसरे को तंग करते हैं, अक्सर चाय इकट्ठे पीते हैं और साथ में ये है कि हमेशा की तरह एक दूसरे के साथ इन टच रहते हैं, एक दूसरे को अच्छे अच्छे मशवरे देते हैं, कभी कभी बुरे मशवरे भी देते हैं। और एज में हमारी फ़र्क होगा थोड़ा बहुत, लेकिन यह है कि हम लोग ज़िंदा दिल हैं और एज कभी कोई फैक्टर नहीं रहा। आज का ये प्रोग्राम इसलिए किया जा रहा है, इनका ये इंटरव्यू इसलिए किया जा रहा है कि एक तो संडे थी और मेरे पास ये मुझे मिलने भी आए और साथ में मेरे बंकर में चाय भी पीने आए। हम दोनों ने चाय भी पी और गपशप की और साथ में इनके बारे में एक बहुत ही अहम चीज़ बताऊं कि इन्होंने इंडियन मीडिया के लिए बहुत ज़्यादा काम किया इन पास्ट और तकरीबन 8 से 9 साल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तकरीबन 9 साल इन्होंने टाइम्स नाउ के लिए काम किया एंड पाकिस्तान से ये काम करते रहे। और इनके कोलीग थे एक जो कि लेटर ऑन इंडिया में क्या अब तो पूरी दुनिया में बड़े मशहूर होते जा रहे हैं, अर्नब गोस्वामी। उनके साथ इन्होंने काम किया। तो आज इनसे अर्नब गोस्वामी के बारे में ढेर सारे सवाल किए जाएंगे। वो इस वजह से कि जब भी पाकिस्तान और इंडिया की बात आती है और मीडिया की जब भी बात आती है तो अर्नब गोस्वामी का नाम बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है। तो आज हम ये जानेंगे कि उनकी काम करने की शख्सियत है कैसी। शफीक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू माय बंकर। बहुत शुक्रिया इनविटेशन का, थैंक यू वेरी मच। और आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आपसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका इंडियन मीडिया के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था और आप कब से कब तक काम करते रहे? बहुत शुक्रिया। मैं जियो इंग्लिश में था जब ये बंद हुआ प्रोजेक्ट, तो मैं उन खुश नसीबों में था जिनको ट्रांसफ़र किया गया इंग्लिश से जियो उर्दू। लेकिन मैं ज़रा कंफर्टेबल नहीं था उनके साथ, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई 2009 की बात है। 2009 1 जनवरी को मैंने ज्वाइन किया इनको और फिर मैं काम करता रहा 2017 दिसंबर तक। तकरीबन 9 साल पूरे मैंने इनके साथ काम किया। और अब आप मुझे ये बताइए कि अर्नब गोस्वामी के साथ आपका पहला जो इंटरेक्शन था वो कैसे हुआ और कहाँ पे हुआ? और ऑब्वियसली फ़ोन पे ही हुआ होगा, लेकिन वो कैसा था? देखें, वो मेरे एडिटर इन चीफ रहे हैं। उनके लाइफ के 2 पहलू हैं। एक पहलू वो जो टीवी पे नज़र आता है, एक वो पहलू है कि जो टीवी पे नज़र नहीं आता और वो दफ्तर में एक एडिटर इन चीफ हैं। तो मैं एज एडिटर इन चीफ उनको बहुत हाई ग्रेड करता हूँ। मैं उनको इसलिए कि वो बहुत प्रोफेशनल हैं। बहुत यंग एज में वो एडिटर इन चीफ बने इंडिया के टॉप के टीवी चैनल के। अभी मुझे नहीं पता कि टाइम्स नाउ टॉप का टीवी चैनल है या नहीं है, लेकिन जब अर्नब गोस्वामी थे, जब मैंने ज्वाइन किया था, तो इंडिया का टॉप का इंग्लिश टीवी चैनल टाइम्स नाउ था। उसके एडिटर इन चीफ थे। मेरे ख्याल में वो 32 या 33 साल की उम्र में एडिटर इन चीफ बने। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। मतलब उनका जो प्रोग्राम होता है वो मुझे पता है कि वो टीआरपी के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और उनका अपना अंदाज़ है और उनके अपने अंदाज़ में पाकिस्तान बैशिंग शामिल है। वो उसका प्रोग्राम है और वो उसको लेके चलता है। और यही वजह है कि जो उसने आखिरी जो टीवी चैनल अभी उसके वो हेड हैं रिपब्लिक के, तो वो बीजेपी का उसके साथ फंड है, लिहाजा वो हिंदुत्व नैरेटिव के साथ चले हैं। लेकिन वो उस एस्पेक्ट को अगर हम छोड़ दें, साइड पे कर दें, एज अ प्रोफेशनल देखें तो वो बहुत प्रोफेशनल है। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अगर वो 5 दिन काम करता था ऑफिस में, तो उसने सुबह 11 बजे एक मीटिंग करनी और दोपहर को मीटिंग करनी। यहाँ तक कि एक दफ़ा ज़ल्ज़ला आया, रात को 3 बजे उसका मुझे कॉल आई, रात के 3 बजे। और वो मेरी बहुत इज्जत करते थे, अभी भी करते होंगे, जानते हैं मुझे बहुत अच्छी तरह। मुझे कहते शफीक भाई ज़ल्ज़ला आया है। तो मैं कहा सर 3 बजे रात के, आप तो सुबह 11 बजे की मीटिंग थी, तो आप अभी तक ऑफिस में? कहते हाँ यार मैं ऑफिस में हूँ, मैं चीज़ें को वो कर रहा हूँ। ही इज़ अ वर्कहॉलिक।
काम के मामले में वो वर्कहॉलिक है। हाँ, एक नेगेटिव पॉइंट जो है वो प्रोग्राम के हवाले से है। मैं उसकी जो पर्सनल लाइफ एज एडिटर इन चीफ बहुत प्रोफेशनल है, मॉनिटरी मामले में बहुत फेयर है और हर लिहाज से मैंने उसको बहुत अच्छा इंसान पाया। लेकिन जब प्रोग्राम आता है तो वो उसका एक ख़ास नैरेटिव लेके वो चल रहा होता है एंड ही इज़ अ बाइस्ड। उसकी जो प्रॉब्लम है कि वो मतलब अगर 5-6 गेस्ट बैठे हैं तो इसकी नॉर्मली एंकर की अपनी ओपिनियन नहीं होती, लेकिन वो कहता है नहीं मैं साइड लूँगा। वो उसका ये प्रॉब्लम बहुत रहा है और उसका वो अपना अंदाज है, बहुत अपना अंदाज है। एंड आई थिंक नोबडी आई मीन बीइंग प्रोफेशनल, मुझे भी इस चीज़ का इल्म है कि जब हम लोग पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं तो ऑफ कोर्स वी हैव टू बी वी आर ऑलवेज बायस्ड। जब वो इंडिया के बारे में बात करेंगे तो ही इज सपोज टू बी बायस्ड। नहीं, वो उसका अपना अंदाज है। देखें, मुझे याद है कि आज से कोई 4-5 साल पुरानी बात है कि एक इंडियन जो मिशन है अमेरिका में, उधर एक खातून के खिलाफ केस हो गया अमेरिका के अंदर बिकॉज उसने अपनी मेड को मारा था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो क्या हुआ कि वो प्रोग्राम मैंने देखा, उसमें थोड़ी कोऑर्डिनेशन भी मैंने की, लेकिन जब प्रोग्राम शुरू हुआ, मैं उस पर स्क्रीन पे मैं नहीं था, जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो उसमें 2 अमेरिकन थे। तो इनिशियली उन्होंने उसको लाइट लिया। अर्नब गोस्वामी आफ्टर 5 to 8 मिनट उसने शुरू कर दिया कि अमेरिकन आर रेसिस्ट, कि वो इंडिया अच्छा, हालांकि मैं खुद अमेरिका गया हूँ, रेसिज्म एक लेवल तक होगी लेकिन आपको अमूमन नज़र नहीं आती, क्योंकि बहुत मिक्स और डाइवर्स कल्चर है उधर का। उसमें रेसिज्म बड़ी मुश्किल से होती है। जो अभी जो वाकया जॉर्ज फ्लॉयड का है वो अलग एक इशू है, ब्लैक लाइव्स मैटर, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो नहीं है इतना ज़्यादा। अर्नब गोस्वामी ने 2 घंटे ये साबित कर दिया कि अमेरिकन आर द रेसिस्ट, दे आर एंटी इंडियन एंड दे आर एंटी साउथ एशियन बिकॉज ऑफ देयर स्किन। और द वे ही कंडक्टेड द प्रोग्राम, और वो मेरे ख्याल में अमेरिकन के भी पसीने छूट गए कि यार ये हमें क्या बंदा पड़ गया, किधर आ गए हम लोग, किधर आ गए। That's amazing. That's very good. लेकिन अगर ये देखा जाए कि आम जिंदगी में आई एम नॉट श्योर वेदर यू नो अबाउट दीज थिंग्स और नॉट, कि उनका फैमिली और ये वो इस तरह के कुछ आपको पता? नहीं, फैमिली का बिल्कुल भी पता नहीं है। हाँ। वो उस मामले में रिजर्व है। लेकिन एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि एक प्रोग्राम था जिसमें हमने एक रिटायर्ड मेजर जनरल साहब को लिया था प्रोग्राम में, जीडी बख्शी साहब? नहीं, पाकिस्तानी राशिद कुरैशी साहब। हाँ, ठीक है। वो प्रोग्राम में थे अर्नब के, और लिटरली जिस तरह का इंडिया का अपना स्टाइल है, वो एक शट अप और शट अप पे चला गया। मतलब एक दूसरे को लोगों ने शट अप भी कहे कि अपने बकवास बंद करो, ये तुम जो झूठ बोल रहे हो वगैरह वगैरह। जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो अर्नब गोस्वामी का मुझे फ़ोन आया कि यार प्लीज़ गो टू राशिद कुरैशी पर्सनली, बुके भी ले जाओ और ये टाइम नौ के बिल में डाल दो और बुके दे दो, अपॉलॉजी भी कर दो, और उससे कहो कि प्रोग्राम बड़ा एक्सीलेंट रहा, उनके टीआर भी बड़ी शानदार थी, इस जो भी कुछ हुआ, हाँ। लेकिन अपॉलॉजी पर्सनली करके आओ। हाँ। और मैं फिर राशिद कुरैशी साहब को मैंने फ़ोन किया कि मैं आना चाहता हूँ। कहते नहीं, उसने बहुत बदतमीज़ी की और ये मेरा आखिरी प्लान है। मैं कहा जी इट्स अप टू यू, चॉइस इज़ योर्स। मैंने कभी आपको नहीं कहा कि आप उसके प्रोग्राम में जाएं, लेकिन चूंकि एडिटर इन चीफ ने मुझे कहा तो लेट मी कम्युनिकेट कि ही इज़ अपोलोजाइजिंग फॉर what has been done in the program। और वो बुके लेकर आना चाहता हूँ। कहते अच्छा यार मैं समझ आ गई कि यार ये अर्नब गोस्वामी जो है ना, he is all the time हंगर जो है उसका वो टीआरपी के लिए है, वो उसके लिए बहुत हद तक जा सकता है। So that means that whatever he does is for getting more audiences and all of that. I think looking at the current audiences of India, of course वो जिस तरह का content देखना चाहते हैं, जिस तरह के programs देखना चाहते हैं, तो अर्नब गोस्वामी is the best suited man for that purpose. So probably this is why he is like this. And I frankly speaking शुरू में जब मैं भी appearances होती रही तो he was लेस काइंड टू मी, लेकिन ये है कि लेटर ऑन क्या देखने को मिला कि ही केम टू नो दैट ही इज़ अ जर्नलिस्ट एंड आई एम अ जर्नलिस्ट एज वेल। सो कुछ चीज़ों में देन आई गॉट द लीवरेज, और आई डोंट फेस दैट काइंड ऑफ म्यूजिक नाउ। उसकी शायद वजह ये है कि डीप डाउन ही हैज़ दिस रिस्पेक्ट फॉर द जर्नलिस्ट, फॉर हिज ओन फेलोज। सो आई थिंक he's considerate enough in that perspective. Lekin when it comes to India and when it comes to such kind of programs,
then of course you can't find him, you know, Different. leaning towards any other side. He would be Let doing- me share a joke with you. यहाँ पे यासीन मलिक साहब आए पाकिस्तान, चूंकि इसके इन लॉज इधर हैं, हाँ। बहरिया टाउन में रहते थे, तो मैंने यासीन मलिक को कहा कि जी मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। उस यहाँ पे इन्होंने कैंप लगाया था, जिस कैंप में उसने अटेंड किया वो कैंप। एनीहाउ मैंने उसका इंटरव्यू किया, और इंटरव्यू मैंने एक्चुअली अरेंज किया। इनिशियली स्टार्ट मैंने किया, फिर अर्नब गोस्वामी इंटर हो गए थ्रू टेलीफोन। उसने क्या किया कि उसने प्रोग्राम में यासीन मलिक ने उसको बुरा भला कह दिया कि तुम साइकिक हो, तुम साइकोपैथ हो, यू नीड अ डॉक्टर, ठीक है। और खूब अर्नब को, और अर्नब ने भी इस तरह के क्वेश्चन किए। And Arnab likes that. अच्छा, अब क्या हुआ कि जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो मुझे कहता है यासीन मलिक साहब, कहते हैं कि यार लगता है ये प्रोग्राम चलेगा नहीं, ये काट देगा। मैं कहा सर आई नो अर्नब गोस्वामी ये चलाएगा, बल्कि सर प्रोमो भी बनाएगा इसका। हाँ। और यकीन जाने उसका प्रोमो भी बनाया उसने। He love it. He doesn't देखिए, he doesn't mind कि कोई बंदा उसकी पर्सनल लेवल पे बैशिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो चला देता है। बिकॉज वो समझता है कि उसका वर्जन है, चाहे हार्श वर्जन है, जो वर्जन भी है, वो उसको एक्सेप्ट करता है, और वो इंडिया बैशिंग से भी नहीं घबराता। उसमें यह है कि वो बहुत बोल्ड है, बहुत बोल्ड है, लेकिन वो एक खास लाइन लेके चलता है। स्पेशली वो पाकिस्तान के हवाले से, मुसलमानों के हवाले से वो एक लाइन लेके चलता है, विच इज़ अनफॉर्चुनेट बाय द वे। मेरा ख्याल है कि ये जो प्लान था जो नरेंद्र मोदी जिस उस पे आया है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि अर्नब गोस्वामी का एक रोल है जो उसने प्ले किया है बीजेपी की पॉपुलैरिटी में। जैसे somehow he was very much in with BJP before they came into power. अभी देखें, अभी बीजेपी के कितना बुरे हालात थे स्ट्रेट आफ्टर गलवान वैली इंसिडेंट जो लद्दाख में हुआ। उसके बाद everyone expected that Indian army would do the same like they did you know with Pakistan, कि उन्होंने पहले तो ये बनाया कि वो पुलवामा अटैक हुआ एंड वेरी नेक्स्ट डे दे केम एंड झूठ का पुलवामा, हाँ। और वो बालाकोट किया। तो सेम काइंड ऑफ स्टैंस वी एक्सपेक्टेड एंड एवरीवन इन इंडिया एक्सपेक्टेड द सेम, कि शायद इंडिया जो है वो Su-30s और MiG-21 उधर भी भेजेगा, वो चाइना में कुछ करने की कोशिश करेगा, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद हमें क्या देखने को मिला कि 10 दिन बाद जाके, 10-12 दिन बाद जाके एक जो डिसीजन किया गया मोदी जी की जानिब से, वो डिसीजन क्या था कि हम 57 ऐप्स जो हैं वो बंद कर रहे हैं चाइनीज़ ओन्ड, और हम उनको ये डेंट पहुंचाएंगे। अब ये चीज़ समझाना इंडियन आवाम को सबसे मुश्किल काम था, जो कि इतने अच्छे अंदाज में अर्नब गोस्वामी ने किया। वो आपको पता है, फिर द सडननेस ऑफ द अटैक, वो सारा कुछ करके, और फिर ये कहना कि इंडियन चाइनीज ये बिलीव भी नहीं कर सकते थे कि हम उनको कैसे स्टेल्थ अटैक करेंगे और हमने एप्स बंद कर दी। वो मीम्स बनी है उसकी, वो सारा कुछ लाइक लोग जो हैं उसको एज अ जोक ले रहे हैं एंड फ्यूज द पीपल। उन्होंने ये भी कहा कि डज ही रियली मीन दैट, कि अर्नब वाकई ही ये कह रहा है, या ये कोई ऐसी चीज है कि ये ही इज लाइक यू नो ही इज गटेड हिमसेल्फ ऑन मोदी जी एंड ही इज सेइंग दीज थिंग्स। लेकिन ऐसा नहीं था, ही डन इट ब्रिलियंटली। और इसके नैरेटिव्स को लाइक इंडियंस जो हैं वो होल हार्टेडली और रिलीजियसली बाय करते हैं, लाइक ऐसा ही दैट इज द रियलिटी। देखिए मैं पर्सनली इंडिया में बहुत से एंकर आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। हाँ। मैं समझता हूँ कि इंडिया में बहुत से लोग मुझसे इत्तेफाक शायद ना करें, लेकिन बहुत से जर्नलिस्ट जो हैं, जर्नलिज्म वहाँ का लेवल थोड़ा सा हमसे बेहतर है। 22 वो हैं, ठीक है, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो उनका लेवल हमसे बहुत बेहतर है। देखें, ये लोगों को नहीं पता कि इंडियन जर्नलिस्टों ने ही पाकिस्तान की बहुत से मीडिया हाउसेस को ट्रेन भी किया है। अच्छा, ओ यस यस, वहीं से ट्रेनर वहीं से इंडिया से आए थे, तभी हमारा मिजाज भी इंडियन जैसे जन मीडिया की तरह हो रहा है। लेकिन वहाँ पर एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है वो वहाँ पर अभी भी है। रही बात, देखिए मोदी कभी भी चाइना से नहीं लड़ सकता। उसकी वजह मैं बता देता हूँ, रीज़न ये सबको मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, चाइना का एक परसेप्शन डेवलप है कि जी उसके पास पैसा है, इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजी है, छोटी चीज़ें बनाता है, एक्सपोर्ट है, और सप्लाई चेन शुरू ही चाइना से होती है। हम उसको मिलिट्री माइट मानने को अभी उस तरह तैयार नहीं है। हालांकि चाइना इज
equally is it's very important military power now. एग्जैक्टली। अच्छा, उनकी मिलिट्री पावर का अंदाजा ऊपर के लेवल को है, आम इंडियंस को पता नहीं है। ठीक है, इंडिया जरूरत नहीं कर सकता चाइना से लड़ने की, जरूरत कर ही नहीं सकता। उन इंडियन आर्मी को पता कि चाइनीज आर्मी की स्ट्रेंथ क्या है। जो जनरल परसेप्शन है वो इकोनॉमी का है, वो सप्लाई चेन का है, लेकिन चाइनीज आर्मी बहुत बहुत ऊपर लेवल की है वो। हाँ, और यहाँ पे बड़ा अजीब सी एक चीज़ थी जो कि मैं आई वांटेड टू ऐड इन, कि जब पाकिस्तान पे बालाकोट वाला इंसिडेंट हुआ तो उसको जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया, ऑफ कोर्स उससे एक दो दिन पहले जितनी वो जिंगोइज्म होती रही, जितना उसको वो अवाम को कहते रहे कि ये मारना है, हमने उखाड़ के रख देना है, घुस के मारेंगे, ये हो गया वो हो गया। फिर उसमें ये हुआ कि उन्होंने फिर ये भी बताया कि वो मोदी जी का अपना भी बयान आ गया कि मैंने जब हमारी नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग हुई तो मैंने उनसे पूछा कि बादल कैसे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ बादल तो बने हुए हैं, बारिश होगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, करते हैं फिर, क्योंकि बादल की वजह से हमें एज मिल जाएगा। और उनके याद है ना, आपको याद है उन्होंने ये कहा था, हाउ स्टूपिड इज दैट, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी यार। अब चीजें बड़ी ओपन सीक्रेट है, रडार जो है वो बादल की वजह से हो रही है, वो इस तरह हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ दे डिड दैट, एंड द सेम थिंग दे हाईलाइटेड over and over again on the media as well. लेकिन this time when we saw China, I don't know why, but ना तो किसी ने कोई बादल चेक किए, ना किसी ने कोई मौसम चेक किया, जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं किया, उनकी जरूरत नहीं है। अभी देखें जो चीजें आना शुरू हो गई हैं, उन्होंने बहुत सा एरिया ले लिया है इंडिया से। हाँ, वो ले लिया, ठीक है, let's be honest about it। हाँ, इंडिया अच्छा देखें, मोदी नहीं मान रहा, अपोजिशन को पता है, कांग्रेस ने कई दफा कहा है और लोगों ने भी कहा कि जगह वो हमसे ले चुका है। लेकिन चूंकि मोदी साहब की प्रॉब्लम ये है, वो उनकी बहुत सी चीजें झूठ की बुनियाद पे हैं, झूठ की बुनियाद पर आप बहुत ज्यादा इंडियंस को बेवकूफ नहीं बना सकते। प्रॉब्लम यह है, जो प्रॉब्लम हमारे पाकिस्तान में है कि हमारा रूरल पॉपुलेशन है और अर्बन पॉपुलेशन है। ठीक है, तो रूरल बेचारे जहां तालीम नहीं, वहां पे आप बेवकूफ बना सकते हैं। यही काम नरेंद्र मोदी ने किया है। लेकिन वहां पे जो सेंसिबल वॉइसेस हैं वो उठना शुरू हो गई हैं। उनको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब झूठ बोल रहे हैं। जब सबसे पहला फनी झूठ बोला, देखिए हम मजहब को चीजों में नहीं लेके आते, लेकिन पहला उन्होंने कहा जी, पहला जो दुनिया की जो पहली प्लास्टिक सर्जरी की है वो इंडियन ने की है। हाँ। और वो की हनुमान जी की हुई है कि जो ह्यूमन हेड है उसको रिप्लेस किया गया एलिफेंट हेड से। ये स्टेटमेंट है उनकी। तो फिर उनको खुद ही सुबकी हुई कि मैं क्या बैठा हूँ, क्योंकि वो देखिए आपकी मजहब पे हम बात नहीं करते, क्योंकि हर एक अपना मजहब है, अपना दीन है, लेकिन आप ऐसी चीजें ना करें जो साइंस से कंट्रास्ट करती हो, जो साइंस से मैच ही ना करती हो। और जो उन्होंने कनाडा में वो a+b² = a² + b² + 2ab होता तो ये है, लेकिन he said something else and right he said it utterly wrong and later on he said that 2ab is Canada। यार लेकिन ऐसा है कि वहां पर भी एक तबका है जो कि हिंदू, अभी पहले हिंदू नेशनलिस्ट था, हिंदू फाशिस्ट हो गया है। Oh, yes. वो उसका नैरेटिव अभी भी बाय कर रहे हैं। It's really dangerous for India. It is extremely dangerous for India। जो उनका एक फैब्रिक था, देखें आप पाकिस्तान और इंडिया की जो मसले मसाइल हैं वो बहुत गंभीर हैं, और वो एक मसला नहीं, बहुत से मसले हैं, वो इतनी जल्दी सॉल्व नहीं हो सकते। लेकिन देखें इंडिया में हम जैसे बहुत से लोग रहते हैं, सेंसिबल लोग भी हैं, मुसलमान भी हैं और मज़ाहिब के लोग हैं। इन्होंने जो द वे दे स्टार्टेड लाइक घर वापसी शुरू कर दी, फोर्सिबली कन्वर्टिंग क्रिश्चियंस इनटू हिंदुइज्म, फोर्सिबली कन्वर्टिंग मुस्लिम इनटू हिंदुइज्म, वो ये करते रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। अभी जो सर्टिफिकेट्स का इशू है जम्मू में, जो जुल्म वो कर रहे हैं, ठीक है, ये बड़े सीरियस इशू हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत देर नहीं चलेगा। आप एक कौम को, अपनी इंडियन, इवन हिंदुओं को आप बेवकूफ़ बना सकते हैं 4 साल, 5 साल, 6 साल, दैट्स इट। उसके बाद क्या होगा कि आप वो बेवकूफ़ बनने को तैयार नहीं होगी। हाँ, they would ultimately say we had enough of it. Yes, enough, बस enough is enough। जो झूठ बोला था बोल दिया। आपकी इकोनॉमी गिर रही है, यस गिर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है जी, बढ़ रही इंडिया में। But for that reason you have to have voices like Arnab Goswami to go from rightist approach or from leftist or whatever it is, being centric, realizing the things what the reality is।
Until that happens, we can't see that in India. ऑफ कोर्स, लेकिन अर्नब गोस्वामी जिस तरह मैंने कहा है कि मैं बड़ा श्योर हूँ कि दे हैव वेरी गुड रिलेशन, इवन द एंटायर चैनल हैज अ गुड रिलेशन विद बीजेपी. I think it's funded by. इट इज फंडेड. जो मैं लफ्ज नहीं कहना चाह रहा था, जो मुझे इंफॉर्मेशन है फंडेड है. ठीक है, जब फंडेड है तो फिर आपकी स्टोरी नॉर्मल नहीं हो सकती, वो बाइस्ड ही होगी. That's very true. वो बाइस्ड होगी. तो आपको एक तबका जो हिंदू नेशनलिस्ट है वो देखेगा, बड़ा आप बगले बजाएगा कि अर्नब गोस्वामी बहुत बेहतरीन है, लेकिन जो इसके अलावा जो सेंसिबल वॉइसेस हैं वो आपको पसंद नहीं करेंगे. लेकिन दूसरी तरफ मैं जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अर्नब गोस्वामी, उनके साथ काम करना, चूंकि मैं एक वर्कर रहा हूँ, डिफ़िकल्ट नहीं है. डिफ़िकल्ट नहीं है वो, मतलब स्क्रीन पे डिफरेंट है, ऑफ स्क्रीन वो बहुत डिफरेंट है. ही इज़ अ गुड पर्सन और मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ. That's what I've experienced, that he's a kind person, he's a nice person off the screen, but as soon as he comes on the screen, of course He's a has different- agenda, he's a different and man, yeah. He's he an works agenda. with that, and I think he's quite professional with his work, but That is that work of course goes against his own country and our country as well. Lekin end of the day he's a professional. मैं सिर्फ एक चीज़ बता दूँ इंडियन का. एक दफ़ा मुझे फ़ोन आया, डायरेक्टर फॉरेन जो कॉरेस्पॉन्डेंट है उनका, मुझे कहते हैं कि आई रिस्पेक्ट देम, वो दे कॉल मी भाई ऑल द टाइम. यार शफीक भाई ज़रा पता करो कि टमाटर और जिंजर और ये जो गार्लिक है किस तरह मिल रहा है. मैं कहा क्या हो गया नवीन कपूर साहब, क्यों पूछ रहे हैं? कहते यार तुम पूछ के बताओ. नवीन कपूर साहब ने. ठीक है. अच्छा, मुझे कहता यार तुम जाओ यार एक पीस टू कैमरा भी करो वहाँ से, सब्जी मंडी से. आई डिड माई पीस टू कैमरा टेलिंग अबाउट द रेट, यहाँ पे क्या रेट है और क्या हो रहा है. यकीन जाने जब मैंने स्विच ऑन किया टीवी अपना टाइम्स नाउ, 2 दिन जस्ट जो स्टोरी थी वो टमाटर प्याज और इसकी स्टोरी थी, कोई और स्टोरी नहीं थी. और जो पैकेज बना जिसमें मेरे पीस टू कैमरा भी शामिल था, इतना शानदार बनाया कि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानी चैनल इतना शानदार पैकेज बना सकते हैं. उसमें मेरा पीस टू कैमरा था, एक जर्मनी से पीस टू कैमरा था, एक लंदन से था, एक अमेरिका से था. सबके पीस टू कैमरा मिलाया और फिर कहा कि देखो ये इन तमाम मुल्कों में प्याज टमाटर किस तरह मिल रहा है और हमारे यहाँ कितने का मिल रहा है. I think it was the time जब सडन एक हाइक मिली. हाँ, लेकिन price hike इतना प्रेशर बिल्डअप किया उसने 2 दिन के जस्ट प्याज टमाटर पर प्रोग्राम करके कि इंडिया को इमीडिएटली इंपोर्ट करना पड़ा प्याज टमाटर, मेरे ख्याल में श्रीलंका से या बांग्लादेश से, और वो रेट नीचे आ गए. तो दे नो द आर्ट ऑफ जर्नलिज्म. उसमें उनका जो कमाल है ना, यानी मैंने, अच्छा वो क्या करते हैं कि अपने प्रोग्राम में सिविल सोसाइटी के लोग बिठा लेते हैं कि आप बैठ जाइए, आप बताइए कि प्याज टमाटर के बगैर हंडी बनती है? उसका बनती नहीं है. ठीक है, हंडी नहीं बनती तो प्याज टमाटर उसका जी 200 रुपए किलो, हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते. सब कॉन्टिनेंट की तो हांडी प्याज से शुरू होती है, प्याज और टमाटर से. ऑयल डाल के पहले प्याज डाल. हाँ जी. तो लिहाजा उनको जो जर्नलिज्म आती है, ऑनेस्ट स्पीकिंग उनका लेवल हाई है. बायसनेस अपनी जगह है, मैं उसको मानता हूँ, वो बायस्ड है, लेकिन वो उसमें जो खेलते हैं, दे प्ले विद द स्टोरी, दैट इज अमेजिंग, दैट इज रियली अमेजिंग. थैंक यू वेरी मच शफीक भाई, और इंशाल्लाह हम लोग फिर दोबारा कुछ मीटिंग थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन, खुसूसन इंडिया पे बात करने के लिए. उसकी वजह यह है कि शफीक भाई का जो टाइम है टाइम्स नाउ के साथ, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है. इस हवाले से हम लोग बात फ्यूचर में भी करते रहेंगे. आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का और ये वीडियो देखने का. इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी. बहुत शुक्रिया.